हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार। आपका हमारे चैनल संजय सैटरडे में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये पीजीटी फिजिक्स और टीजीटी साइंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ज्यादा खास होने वाली है। तो आज हम बहुत ज्यादा चुनिंदा क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो एंड तक देखनी है, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और उसके पास में बेल आइकन दिया होगा उसको भी प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चनों की वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उनका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, देरी न करते हुए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। ये कह रहा है कि एक दोलन चुंबकत्व मापी में दो चुंबक एक साथ रखे जाते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करते हैं। किसमें करते हैं? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करते हैं। एक जैसे ध्रुवों के साथ, इनके एक जैसे ध्रुवों के साथ होने पर प्रति मिनट 12 दोलन होते हैं। कितने दोलन होते हैं? 12 दोलन होते हैं। परंतु विपरीत ध्रुवों के एक साथ होने की स्थिति में, जब ध्रुव कैसे होते हैं? विपरीत हो जाते हैं, तो उस समय केवल और केवल 4 दोलन हो पाते हैं। तो चुंबकीय आघूर्णों का अनुपात बताइए कितना होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान करना होगा कि दोलन की बात हो रही है, तो इनके दोलन चुंबकत्व मापी की बात हो रही है। तो दोलन चुंबकत्व मापी में हम योगांतर विधि का यूज करते हैं। इसका करते हैं दोस्तों, योगांतर विधि एक होती है हमारे पास, योगांतर विधि। ठीक है, अब ये योगांतर विधि होती क्या है? ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, योगांतर विधि जो है इसके चुंबकीय आघूर्णों और उसका आवर्त कालों के रिलेशन की एक विधि होती है। तो क्या होती है? m1/m2 और बराबर जो होता है, जो इसका सेकंड आवर्त काल है, ठीक है, उसका स्क्वायर यानी कि t2 का स्क्वायर और प्लस t1 का स्क्वायर और अपॉन में होता है हमारे पास t2 का स्क्वायर और माइनस t1 का स्क्वायर। ठीक है, ये इस विधि को हम कहते हैं योगांतर विधि। अब इसी की हेल्प से हम इसको करना है। अब देखो, इसको करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम t1 और t2 का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें तो आघूर्णों का अनुपात निकालना है m1/m2 का। तो इसका मतलब है कि t1 और t2 का मान हमें पता होना चाहिए। तो देखो, t1 का मान अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो ये कह रहा है कि 12 दोलन होते हैं। कितने मिनट में? प्रति मिनट में। तो इसका मतलब यहाँ पर आवर्ती दे रखी है और जो आवर्त काल होता है, ये दोलन काल, ये जो दोलन है काल है, वो आवर्ती के क्या होता है? रिवर्सिव प्रोपोर्शनल यानी कि 1/n1। ठीक है, अब यहाँ पर n1 का जो मान दे रखा है वो 12/60 यानी कि प्रति मिनट की बात कर रहा है। तो उसको सेकंड में चेंज कर लेंगे मिनट को। तो हमारे पास यहाँ से हम देखेंगे n1 का जो मान है वो कितना है? 12/60। तो इस वाले मान को यहाँ पर रख देंगे तो जाएगा 1/12/60। ठीक है, 60 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये जाएगा 12 के 12 और 12×5 60 और 5 कहां चला जाएगा? ऊपर, यानी कि 5 सेकंड। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट t1 का मान हमारे पास कितना है? 5 सेकंड। अब इसी प्रकार से हम t2 का मान निकाल लें तो t2 का कितना हो जाएगा? 1/n2 के बराबर होगा सीधा सीधा। और यहाँ पर देखो कितने दोलन हो रहे हैं? केवल और केवल 4। तो आप समझ गए होंगे प्रति मिनट 4 दोलन है, तो इसको 4/60 तो जाएगा 1/4/60। ठीक है, और 4 से इसको काट सकते हैं हम, कितने बार कट जाएगा? 15 बार। और यहाँ 4 कम 4 तो 15 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो इसका मतलब है हमारे पास ये आ गया t2 का मान 15 सेकंड। तो t1 का मान कितना है? 5 सेकंड और t2 का मान 15 सेकंड। ये दोनों मान इस विधि में रख देंगे। अब देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास m1/m2, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूं। ठीक है, अब देखो ऊपर देखेंगे कि m1/m2 यानी कि t2 का स्क्वायर है। तो t2 का मान कितना? 15 और 15 का स्क्वायर जो होता है दोस्तों कितना होता है? 225। तो कितना लिख देंगे यहाँ पर? 225। ठीक है, प्लस है और प्लस में क्या है? t1 का स्क्वायर, और t1 कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। तो इसका मतलब ये 25 आ गया। और नीचे देखो, नीचे यही है और क्या है? केवल अंतर है इनका, ऊपर योगांतर है, योग है। तो अब देखो कितना हो जाएगा? 225 और -25। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। तो 225 में प्लस का 25 कर दिया तो कितना आएगा? 250 यानी कि 250 हो जाएगा। और अपॉन में हमारा 225 में 25 घटा देंगे तो 200 आ जाएगा। अब ये 0 से 0 कट जाएगा और 5 से देखो 5 में 25 और 5 20। तो हमारे पास फाइनली अगर हम देखें तो m1/m2 का जो मान है वो कितना गया है? यहाँ पर वो आ गया है 5/4। तो अब देखो 5/4 का मतलब क्या होगा भाई? बताइए जल्दी से। 5:4 होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है इससे? ये कर रहा है डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आ गया है नहीं? अगर आ गया हो क्वेश्चन समझ में तो आप इसको कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में कि जब 2 एम्पीयर की धारा, कितनी? 2 एम्पीयर की धारा स्पर्शज्या धारामापी से प्रभावित होती है तो यह 30 डिग्री का विक्षेप देता है और 60 डिग्री के विक्षेप के लिए धारा का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा। जब भी हम विक्षेप की बात करते हैं, स्पर्श या धारा मापी की बात करते हैं, तो इसका विक्षेप के और धारा का एक रिलेशन होता है, वो होता है आई, यानी कि जो करंट होती है आई प्रोपोर्शनल टू होता है tan phi। कितना होता है? tan phi। यहाँ पर tan phi जो है यानी कि phi जो है ये क्या है? विक्षेप है।
और ये आई जो है यहाँ करंट यानी कि धारा है। अब देखो यहाँ पर जो है धारा का मान पहले क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब 2 एम्पीयर की धारा प्रभावित की जा रही है, तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि सीधा सीधा I1 का मान 2 एम्पीयर हो गया। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि यहाँ पर 30 डिग्री का विक्षेप देता है, तो विक्षेप का मतलब मैंने बताया फाई है, तो फाई 1 का मान कितना है 30 डिग्री। और ये कह रहा है कि धारा यानी कि पहले यहाँ पर कह रहा है फाइव, अगर हमें विक्षेप जो है फाइव टू का मान वो कितना मिल जाए 60 डिग्री मिल जाए, तो यहाँ पर कह रहा है कि धारा कितनी बहेगी, तो धारा का मान पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि I2 का मान यहाँ पर पूछ रहा है। अब देखो अब ये जो फॉर्मूला है ऊपर जो रिलेशन है वाला, इस रिलेशन को हम इसकी फॉर्म में चेंज कर लेंगे, यानी कि I1 I2 की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितना जाएगा, ये जाएगा I1 अपॉन I2 और इज इक्वल टू tan phi1 और अपॉन tan phi2। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये तो I1 और अपॉन I2 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो tan की बात कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पर tan कितना है, tan phi1 का मान कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री रख देंगे। अब इसके बाद नीचे क्या है tan phi2 और phi2 का मान कितना 60 डिग्री है, 60 डिग्री रख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो सोल्व कर लेते हैं इसको। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि I1 का जो मान दे रखा है वो 2 दे रखा है और नीचे I2 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1 अपॉन वर्गमूल 3 और जो tan 60 का मान होता है वो होता है वर्गमूल 3। अब देखो ये वर्गमूल 3 तो नीचे पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा फाइनली 1 अपॉन वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 यानी कि 3 हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर I2 का मान हमें निकालना है, तो I2 बराबर I2 की मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 में हो जाएगी और 2 की मल्टीप्लाई 3 में तो हो जाएगा 6। ठीक है, तो I2 का जो मान है हमारे पास वो 6 एम्पियर आ गया है, 6 एम्पियर। अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा ये। ठीक है, सही है, सही है या नहीं, आप जल्दी से बताइए कमेंट करके कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया है या नहीं आपके। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी स्पर्शज्या धारामापी, फिर स्पर्शज्या धारामापी की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, स्पर्शज्या धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। तो स्पर्शज्या धारामापी की जो सुग्राह्यता है वो कब बढ़ सकती है, यदि फेरों की संख्या कम कर दी जाए, यदि फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, यदि क्षेत्र बढ़ा दिया जाए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा हमें बताना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर हम स्पर्शज्या धारामापी की बात करते हैं, ठीक है, इसकी सुग्राह्यता की बात करते हैं, तो इसकी जो सुग्राह्यता होती है S इक्वल टू होती है हमारे पास, वो होती है थीटा अपॉन I यानी कि करंट। ठीक है, अब ये जो मान है यहाँ पर होता है ये थीटा और अपॉन यहाँ पर के और ये होता है tan थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि सुग्राह्यता का ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, क्या हो गया S इक्वल टू थीटा अपॉन के और ये tan थीटा। अब यहाँ पर देखो इनके जो मान होते हैं, अगर इसको हम देखें यहाँ पर के का जो मान है, इस वाले के की जो वैल्यू होती है इसकी अगर हम देखें तो के इक्वल टू होता है दोस्तों 2RBH। ठीक है, और अपॉन होता है म्यू नॉट एन। क्लियर है, अब ये तो के का मान हो गया हमारे पास। अगर के का मान यहाँ पर हम देखते हैं, के का मान रख भी देते हैं, तो हम देखेंगे कि फेरों की संख्या कहाँ रही है, ऊपर की ओर आएगी। तो ध्यान से देख लेना इसको, ये हो जाएगा हमारे पास S इक्वल टू थीटा ऐसी रहेगा। ठीक है, और अपॉन में ये tan थीटा ऐसे रहेगा। अब हम नीचे क्या रखेंगे, के का मान रखेंगे, तो नीचे हम रख रहे हैं इनटू में के का मान कितना रखेंगे 2RBH। ठीक है, अपॉन म्यू नॉट एन। हम फेरों की संख्या की बात करें, वो कह रहा है फेरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है कम या फिर क्षेत्र पर बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या चीज ऐसी होगी यहाँ पर जिसको बढ़ाने पर होगा, तो ऊपर तो हो जाएगा थीटा। अब देखो ये अपॉन में म्यू नॉट है, तो म्यू नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, ये म्यू नॉट थीटा और इंटू एन। अब देखो अपॉन में हमारे पास आएगा 2RBH और tan थीटा। अब देखो अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो सुग्राह्यता जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एन के। अब देखो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्यतिक्रमानुपाती नहीं है, अनुक्रमानुपाती है। तो जब ये अनुक्रमानुपाती है, सुग्राह्यता कब बढ़ेगी, जब फेरों की संख्या बढ़ेगी। तो फेरों की संख्या जब बढ़ाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा, फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसकी सुग्राह्यता भी क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही है नहीं। ठीक है, अच्छा लगा कोई प्रश्न, तो अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आप कमेंट बहुत कम करते हो, और कमेंट जरूर किया करो, कमेंट करके जरूर बताया करो, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। वीडियो को लाइक बनता है नहीं, इस क्वेश्चन पर लाइक कर दीजिए जल्दी, यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास तक पहुंच जाए। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि समान त्रिज्या की कुंडलियों वाले 2 स्पर्शज्या धारामापी। यहाँ पे देखो स्पर्शज्या धारामापी की बात कर रहा है, ध्यान से देख लेना। स्पर्शज्या से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, और 2 क्वेश्चन भी आए हैं यहाँ से, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लेना स्पर्शज्या के क्वेश्चन। तो स्पर्शज्या धारामापी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। कितने क्रम में जोड़े गए, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रभावित धारा उसमें यानी कि उनमें क्रम से 60 डिग्री और 45 डिग्री के विक्षेप उत्पन्न करती है। कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है भैया, हमें किसका, फेरों की संख्या का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसका जो अनुपात दे रखा है यहाँ पर, ए ऑप्शन दे रखा 4/3, बी ऑप्शन दे रखा वर्गमूल 3 + 1/1, और सी ऑप्शन दे रखा वर्गमूल 3 + 1 वर्गमूल 3 - 1, और चौथा ऑप्शन दे रखा वर्गमूल 3/1।
अब ध्यान से इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है थोड़ा सा, ठीक है। इसको लॉन्ग है, थोड़ा सॉल्यूशन है इसका, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम यानी कि फर्स्ट धारामापी की। यहाँ कह रहा है ना समान त्रिज्या की कुंडलियों वाले दो स्पर्श दिया धारामापी यानी कि दो हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं, फर्स्ट धारामापी की। किसकी बात करते हैं हम? फर्स्ट धारामापी की, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट धारामापी में देखते हैं, इसमें अगर हम बात करें इसमें तो करंट जो है यहाँ पर I1 इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होती है? अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, वो होती है K1 tan θ1 के बराबर, ठीक है। ये इसके बराबर है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो K1 यहाँ पर θ1 का मान दे रखा है कितना? विक्षेप 60 डिग्री, तो ये जाएगा K1 tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपको पता है, तो यहाँ पर हो जाएगा K1 और 60 डिग्री का हो गया वर्गमूल 3 यानी कि K1 इंटू वर्गमूल 3 आ गया। क्लियर है यहाँ पर? अब दूसरी धारामापी की बात करेंगे यानी कि सेकंड धारामापी की बात करते हैं। सेकंड धारामापी, अच्छे से समझ लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। सेकंड धारामापी के लिए अब इसके लिए देखो हमारे पास क्या निकालेंगे हम? I2 निकालेंगे। तो I2 का मान किसके बराबर हो जाएगा? K2 tan θ2 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर θ2 कितना दे रखा है? 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसको यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास K2 tan 45, तो यहाँ पर जाएगा K2 और 45 का मान होता है 1 इंटू 1। बात समझ आ रही है नहीं? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो वो कह रहा है कि कुंडलियों में फेरों की संख्या बताइए, फेरों की संख्या हमें बतानी है। तो फेरों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर अगर इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, दोनों को कैसे जोड़ा गया है? यानी कि फर्स्ट को एंड सेकंड धारामापी को कैसे जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में, यानी कि सीरीज में जोड़ा गया है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? हमने जो है दोनों धारामापी को सीरीज में रख दिया, और जब ये सीरीज में हो जाएंगे तो इस कंडीशन में देखो हमारे पास जो I1 है, I1 धारा का मान जो है वो I2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि जब हम दोनों धारामापी को सीरीज में करेंगे तो सीरीज में जोड़ने पर दोनों धारामापी के अंदर जो फ्लो वाला करंट है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि I1 इक्वल टू I2, जितना करंट I1 बहेगा उतना ही करंट जो है दूसरे में भी चला जाएगा। ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं एक धारामापी ये है और एक धारामापी ये है, दोनों को ऐसे करके सीरीज में जोड़ दिया। इसमें करंट कितनी? I1, ठीक है, इसमें कितना? I2। तो यहाँ से करंट हम फ्लो कर रहे हैं, तो जब इसमें से करंट फ्लो होगी तो जो करंट हम इसमें फ्लो कर रहे हैं वही करंट श्रेणी क्रम में क्या है? इसमें फ्लो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? I2 हो जाएगा यहाँ पर। तो I1 इक्वल टू I2, तो I1 का मान कितना है यहाँ पर? देखो K1 कितना है? K1 वर्गमूल 3, और I2 का मान कितना है यहाँ पर? K2। तो यहाँ से हम देखेंगे अगर K1 और K2 का रेशियो निकालने, K1 अपॉन K2 इधर ले आए तो वर्गमूल 3 कहाँ पहुंच जाएगा? ये इसके अपॉन में पहुंच जाएगा, वर्गमूल 3। यानी कि K1 अपॉन K2 का जो मान है वो किसके जाएगा? 1 अपॉन वर्गमूल 3 के बराबर हो जाएगा। अब देखो ये जो K1 है इनका रिलेशन होता है, किससे रिलेशन होता है? इसका रिलेशन होता है हमारा फेरों की संख्या से। तो फेरों की संख्या के हम जानते हैं दोस्तों, ये K व्यक्त यानी कि व्यक्त अनुपाती होता है 1 अपॉन n की, फेरों की संख्या के। अब यहीं से एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं। फॉर्मूला वगैरह फेरों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास K1 अपॉन K2 और इज इक्वल टू, क्योंकि व्यक्त अनुपाती है तो इसका मतलब n2 ऊपर आ जाएगा और n1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं n1 अपॉन n2, ठीक है। तो n1 अपॉन n2, तो इसका मतलब ये पलट जाएंगे। अब K2 अपॉन K1 लिख सकते हैं ऐसा या नहीं? लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं ऐसा तो K2 अपॉन K1 का मान देखो, यहाँ पर K1 अपॉन K2 का मान वर्गमूल 3 है, तो यहाँ पर 1 अपॉन वर्गमूल 3 है, तो 1 अपॉन वर्गमूल 3 का मान जो है पलट जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा वर्गमूल 3 और नीचे आ जाएगा 1। तो इसका मतलब इसमें फेरों की जो संख्या है हमारे पास n1 अपॉन n2 का जो मान है वो कितना आ रहा है? वर्गमूल 3 अपॉन 1। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा सवाल जरूर था लेकिन अच्छा सवाल है। तो 5 नंबर में कह रहा है कि प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति बतानी है किसके लिए? प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति बतानी है, कम और ऋणात्मक, कम और धनात्मक, अधिक और ऋणात्मक, अधिक और धनात्मक। तो जल्दी से बताइए कौन सा होगा? तो बहुत आसान प्रश्न है। आप समझते हो कि प्रति चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो किस प्रकार की होती है दोस्तों? वो जो है प्रवृत्ति कम होती है और कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। किसमें? प्रति चुंबकीय में। इसका मतलब ऑप्शन हमारा जो ए है वो करेक्ट होगा। अब जल्दी से देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है यदि प्रति चुंबकीय पदार्थ दंड चुंबक के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास लाया जाए तब यह, यानी कि ध्रुवों द्वारा आकर्षित होता है, ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होता है, या उत्तरी ध्रुव द्वारा प्रतिकर्षित तथा दक्षिण ध्रुव द्वारा आकर्षित होता है, या उत्तरी ध्रुव द्वारा आकर्षित और दक्षिण ध्रुव द्वारा प्रतिकर्षित होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा? देखो ये प्रश्न भी बहुत आसान है, इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। 6 का जो होगा वो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्या होगा? ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होता है, ध्रुवों द्वारा, क्योंकि समान ध्रुव प्रेरित होने के कारण जो है वो प्रतिकर्षण होता है। अगर ध्रुव कैसे हो? समान हो, तो समान होने के कारण क्या होगा? प्रतिकर्षण, ठीक है। आपको पता है कि अगर माइनस है और यहाँ माइनस है तो इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। ये इसको दूर ढकेलेंगे, और यदि एक प्लस और एक माइनस है तो क्या होगा? आकर्षण होता है। तो इसी के द्वारा हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ध्रुवों द्वारा क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि यदि प्रति चुंबकीय पदार्थ दंड चुंबक के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास जो है वो लाए जा रहे हैं
तो उस स्थिति में जब अगर ऐसा हो रहा है तो समान ध्रुव जो है वो समान हो जाएंगे, और समान ध्रुव होने के कारण जो है वहां पर प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किसके लिए चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम है? किसके लिए चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम है? जल्दी से बताइए। प्रति चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लो चुंबकीय पदार्थ या उपरोक्त सभी? इनमें से सभी के लिए होगा या किसके लिए होगा? तो हमें बताना है इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, तो इसका ऑप्शन हमारा जो है वो सी करेक्ट होगा। यही कि चुंबकीय पारगम्यता किसमें होती है अधिकतम? होती है लो चुंबकीय पदार्थ में। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 8। अब देखो 8वें प्रश्न में कह रहा है कि चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है, तो जल्दी से बताइए किसमें ऋणात्मक होती है? ये भी बहुत आसान प्रश्न है, मौखिक क्वेश्चन है कि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए, लो चुंबकीय पदार्थों के लिए, अनुचुंबकीय तथा लो चुंबकीय पदार्थों के लिए किसके लिए होती है? तो इसका जो ऑप्शन है वो जल्दी से बताइए कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए। ये चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक, अभी मैंने बताया था एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, और उस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ऋण कम होती है और ऋणात्मक होती है किसके लिए? प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए। तो इसका मतलब ऋणात्मक होगा, बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट होगा। और 9% में क्या कह रहा है? प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में कैसे गति करते हैं? दुर्बल से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, प्रबल से दुर्बल क्षेत्र की ओर, या उपरोक्त में से किसी भी दिशा में नहीं। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, और इसका जो हमारा आंसर करेक्ट होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रबल से दुर्बल की ओर। ठीक है, यानी कि प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में जब गति करता है तो प्रबल से कहां करता है? दुर्बल की ओर, क्योंकि ऋणात्मक होता है, इसकी प्रवृत्ति जो है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मौखिक क्वेश्चन है ये भी अपना। तो 10वां प्रश्न ये क्या कह रहा है? 10वीं में ये कह रहा है क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर, यानी कि क्यूरी ताप जो है वह ताप है जिस पर अनुचुंबकीय पदार्थ लो चुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं, लो चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं, या अनुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय बन जाते हैं, या फिर लो चुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, मौखिक क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है जल्दी से। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बी में क्या? लो चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है किसमें? क्यूरी ताप पर। जब क्यूरी ताप होता है तो लो चुंबकीय पदार्थ किसमें बदल जाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। तो अब देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा टीजीटी में पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको 100% कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा? 11 होगा। तो 11 क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए, यानी कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थों में क्या गुण होने चाहिए? क्या इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा उच्च धारण या उच्च धारणशीलता एवं उच्च निग्राहिता। दूसरा ऑप्शन दे रखा है निम्न धारणशीलता एवं निम्न निग्राहिता, और तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन दे रखा है उच्च धारणशीलता एवं निम्न निग्राहिता और निम्न धारणशीलता एवं उच्च निग्राहिता। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि निम्न धारणशीलता एवं निम्न निग्राहिता। किसकी बात कर रहा है? जब विद्युत चुंबक बनाते हैं उपयुक्त पदार्थ में से क्या गुण होगा? तो उस समय गुण जो है निम्न धारणशीलता एवं निम्न निग्राहिता वाला गुण होगा। क्लियर है? तो 12 प्रश्न को देख लेते हैं क्या होगा ये। जब एक लो चुंबकीय पदार्थ को क्यूरी ताप से ऊपर गर्म किया जाता है तब पदार्थ, अभी देखो क्यूरी ताप की हम बात कर रहे थे इससे पहले क्वेश्चन में, और हम किसकी बात करें? क्यूरी ताप से ज्यादा की बात करते हैं। लो चुंबकीय पदार्थ को क्यूरी ताप से ऊपर गर्म करते हैं तो तब पदार्थ जो है पहला ऑप्शन रखा है नियमित रूप से चुंबकित हो जाता है, दूसरा ऑप्शन रखा लो चुंबकीय बन जाता है, और तीसरा ऑप्शन रखा प्रति चुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करता है, और चौथा ऑप्शन रखा अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा? देखो दोस्तों इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब ऐसी स्थिति होती है ना कि जब किसी लो चुंबकीय पदार्थ को क्यूरी ताप के ऊपर गर्म करते हैं तो यह अनुचुंबकीय पदार्थ जैसा व्यवहार करता है। किसकी तरह करता है? अनुचुंबकीय जैसी व्यवहार करता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान से रख लेना, ठीक है, ध्यान से इसको समझ लेना और ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, क्योंकि ऐसे प्रश्न तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखते हैं अपना नेटिंग। तो ये प्रश्न हमारा आखिरी है, लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ की -73 डिग्री सेल्सियस पर, -73 डिग्री सेल्सियस पर चुंबकन प्रवृत्ति 0.00060 है, तब -173 यानी कि 173 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान कितना होगा ये बताना हमें। यानी कि माइनस के 73 डिग्री पर तो कितनी है? 0.0060 है, और जब -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में जो है पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ का मान, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो चुंबकन प्रवृत्ति कितनी हो जाएगी ये हमें बतानी है। क्लियर है? अब देखो चुंबकन प्रवृत्ति निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि चुंबकन प्रवृत्ति काई एम, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये होता है 1/T के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टेम्परेचर के क्या होता है? रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो चुंबकन प्रवृत्ति होती है। इसी के द्वारा हमें जो है एक फॉर्मूला निकालेंगे, तो इसलिए हम लिख सकते हैं काई एम, ठीक है, 1/, यहाँ पर काई एम का मान रखे, सीधा सीधा हम 1 और 2 लिख देते हैं, यहाँ पर इसको काई 1 मान लेते हैं, इसको 2, और इज इक्वल टू, देखो रिवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको T2 ऊपर पहुंच जाएगा और T1 नीचे आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब डिग्री सेल्सियस में ये मान दे रखे हैं हमारे पास। अब देखो यहाँ से इनका मान रख देते हैं, तो यहाँ पर ये कितना मान दे रखा है? चुंबकन प्रवृत्ति यानी कि काई 1 का मान दे रखा है यहाँ पर
0.0060 अपॉन हमें Chi2 का मान निकालना है और इज इक्वल टू T2 का मान देखो कितना दे रखा है यहाँ पर माइनस के 100 कितना है डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, लेकिन इसको हम केल्विन में लिखते हैं दोस्तों। तो केल्विन के लिए 273 जोड़ देंगे इसमें, तो हमारे पास हो जाएगा 273 और माइनस में मान दे रखा है तो माइनस 173। ठीक है, अब अपॉन 273 और ये भी माइनस में माइनस का 73। अब देखो कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 273 में से 173 घटाएंगे तो कितना आएगा 100 बचेगा 100 और नीचे देखो कितना आएगा, नीचे 73 घटा देंगे तो नीचे 200 आ जाएगा। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 1/2 बचा है। अब देखो यहाँ पर इसकी 1 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Chi2 का मान 1 हो जाएगा, यानी कि Chi2 इंटू 1 तो Chi2 बचेगा और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो जाएगा 0.0060 और इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा 0.0120। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ये करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इनको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। और अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी या बेकार लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए आपके या नहीं आए। और जिन जिन क्वेश्चनों की आपकी रिक्वायरमेंट है आप उनको भी जरूर बता देना हमें, हम उन पे भी वीडियो जरूर बना के प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।